नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज में। इस सीरीज में हम आपको प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटर प्रश्नों को आसान भाषा में समझाएंगे। हर प्रश्न के साथ हम सही उत्तर और ब्रॉड डिटेल बताएंगे आप, ताकि आपकी तैयारी हो सके और परीक्षा में आपको सफलता मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्लास और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा विंडो का सिस्टम टूल नहीं है? ओके, ऑप्शन है हमारे पास एमएस वर्ड, डिस्क फ्रेगमेंटर, विनजिप, ओरेकल। सो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसका उपयोग हम डॉक्यूमेंट बनाने में, जैसे पत्र, रिपोर्ट, लेख आदि बनाने में, संपादित करने में किया जाता है और ये विंडोज़ का सिस्टम टूल नहीं है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है डिस्क फ्रेगमेंटर। ये क्या होता है? ये डिस्क फ्रेगमेंटर जो होता है विंडोज़ का सिस्टम टूल है। ये विंडोज़ का क्या है? सिस्टम टूल है। ओके, और इसमें क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क में बिखरा हुआ डाटा होता है ये सही क्रम में व्यवस्थित करता है और इससे क्या होता है कि कंप्यूटर में स्पीड और परफॉर्मेंस बढ़ती है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा हमारा डिस्क फ्रेगमेंट। ओके, सही आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क फ्रेगमेंटर। और विनजिप की बात करें तो विनजिप क्या होता है? विनजिप जो दोस्तों एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या ये? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और इसका काम होता है फाइलों को कंप्रेस करना या डीकंप्रेस करना, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीप अनजीप करना। ओके, क्या बोलते हैं? जीप अनजीप करना, जीप अनजीप करना बोलते हैं। ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। ओके, कि विंडोज़ का थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है और ये भी विंडोज़ का सिस्टम टूल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ओरेकल। ओरेकल एक डीबीएमएस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, ओरेकल एक डीबीएमएस है और यह बड़े पैमाने पर डाटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए उपयोग लाया जाता है और ये भी सिस्टम विंडोज़ का सिस्टम टूल नहीं है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? डिस्क डीफ्रेगमेंट। ओके, इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से और विकल्प का चुनिए। मतलब ये चारों ऑप्शन थी, इसमें से कौन सा भिन्न है उसको चुनना है दोस्तों। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है? रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है कैश और फोर्थ क्या है? साटा। ओके, अगर हम रैम की बात कर रहे हैं दोस्तों, रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। एक अस्थायी मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। अस्थायी होती है यानी कंप्यूटर बंद होती है, डाटा इसका मिट जाता है दोस्तों और इसका उपयोग कंप्यूटर के वर्तमान कार्य को, जो अभी जो मैं जैसे कर्सर चला रहा हूँ, ये अपना रैम में हो रहा है। ठीक है, तो वर्तमान कार्यों को चलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अपने पास ऑप्शन की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ओके, एक जो होती है कंप्यूटर की जो है एक स्थायी मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, एक स्थायी मेमोरी है। ये इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं किया जाता, ये डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसका डाटा डिलीट नहीं होता है। ओके, और अपने पास अगला क्या है? अगला है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी जो होती है बहुत तेज गति वाली मेमोरी होती है। यह सीपीयू प्लस रैम
ये सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है। ओके, सीपीयू और रैम के बीच में कौन काम करता है? कैश मेमोरी। बार बार इस्तेमाल होने डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। ओके, कैश जो होता है जो सीपीयू और रैम के बीच में कार्य करता है, और जो बार बार जो डाटा तत्काल स्थिति में उपयोग किया जा रहा है वो कैश में अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। अगर हम साटा की बात करते हैं तो साटा होता है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ओके, और ये क्या बोलते हैं उसको, एक इंटरफेस कनेक्शन स्टैंडर्ड है जिसका उपयोग एसडीडी सीडी डीवीडी ड्राइवर को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है। कुल मिला के कनेक्टर होता है। ओके, इसका काम होता है हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, सीडी डीवीडी हो गया, सीडी डीवीडी ड्राइवर को मदरबोर्ड से जोड़ने का काम करता है। तो हमने देखा यहाँ पर, देखो दोस्तों, हमने देखा यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन काय के हैं, किसी न किसी प्रकार से मेमोरी से जुड़े हुए हैं, तो मेमोरी के प्रकार है। बट ये क्या साटा क्या है, एक डिफरेंट है। तो क्या हो जाएगा, ऑड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, साटा। ओके, सो इसी के साथ ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग नहीं है? ओके, तो पहला ऑप्शन क्या दिया, स्प्रेडशीट, असेंबलर, कंपाइलर और सिस्टम यूटिलिटी। तो हमको बताना है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग नहीं है। अगर स्प्रेडशीट की बात करो तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जैसे एमएस एक्सेल वगैरह, एमएस एक्सेल, गूगल सीट वगैरह हो गया ना। इनका प्रयोग डाटा को टेबल के रूप में स्टोर करने, कैलकुलेशन और चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अपने क्या देना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग क्या नहीं होगा, स्प्रेडशीट नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट। ओके, नेक्स्ट है असेंबलर। क्या होता है असेंबलर की बात करें तो असेंबलर सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा होता है। ओके, किसका हिस्सा होता है ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना। जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बने हैं उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करना ताकि कंप्यूटर से आसानी से पढ़ सके। ठीक है, इसके बिना अगर हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में अगर असेंबलर नहीं है तो कंप्यूटर असेंबली भाषा के प्रोग्राम को समझ ही नहीं पाएगा। ओके, नेक्स्ट है कंपाइलर। क्या होता है, कंपाइलर भी जो होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, एक ये किसका काम क्या होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस जावा को ट्रांसलेट करता है, मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है। ओके, ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है सी प्लस जावा, जो मशीन भाषा में ट्रांसलेट करती है। ओके, और नेक्स्ट है हमारा सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटी छोटे छोटे प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और अटेंडेंस में मदद करती है, जैसे डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क फ्रेगमेंटर। ये सिस्टम को सही और तेज चलाने के लिए जरूरी होती है, तो ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट। ओके, क्योंकि ये भिन्न है, सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग नहीं है। नेक्स्ट है अलग अलग हस्तलिपियों और फॉन्ट्स को पहचानता है और विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स तथा भौतिक दस्तावेजों से उन्हें पढ़ा जा सकता है ना। तो पहला ऑप्शन क्या, ICR, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन, कैलकुलेटर, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो ICR क्या होता है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें अलग अलग प्रकार के हैंड राइटिंग स्टाइल्स, अलग अलग प्रकार के हैंड राइटिंग स्टाइल और फॉन्ट्स को पहचानने में सक्षम होता है। ओके,
और ये फिजिकल डॉक्यूमेंट है या फॉर्म से टेक्स्ट को स्कैन करने करके डिजिटल टेक्स्ट में बदल देता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बैंक के फॉर्म, आवेदन पत्र और हस्तलिखित रसीदें। ओके, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे उस क्वेश्चन का? ICR। ओके, नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या होता है भाई? कैलकुलेटर का काम होता है गणना करना, है ना। किसी हस्तलिखित या फॉन्ट को पहचान नहीं सकता कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का काम क्या होता है? केवल गणना करना। ओके, नेक्स्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट का काम क्या होता है? पेंटिंग करना। इसका काम भी नहीं होता है भैया कि फॉर्म्स को या दस्तावेजों के उन्हें पढ़ना। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी क्या होता है? इसमें डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ना कि इसमें फॉन्ट्स को पढ़ा जाता है। ओके दोस्तों, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ICR। इसी के साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में नेम बॉक्स सक्रिय सेल को ब्लैंक डैश दिखाता है। ओके, क्या बोलते हैं उसको? MS एक्सेल में एक्टिव सेल को खालिस्तान डैश बताते हैं। MS एक्सेल में नेम बॉक्स सक्रिय सेल का खालिस्तान दिखाता है। सक्रिय सेल का क्या दिखाता है दोस्तों? एड्रेस दिखाता है। ओके, एड्रेस दिखाता है। नेम बॉक्स में सबसे ऊपर बाएं कोने में फार्मूला बार होता है और यह हमेशा एक्टिव सेल के एड्रेस को दर्शाता है। ओके, यदि आपका एक्टिव सेल में A1 है तो नेम बॉक्स में A1 दिखेगा। ओके, सही आंसर क्या हो जाएगा? एड्रेस। इसके साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है? अपने वहाँ टेक्स्ट है डाटा, जैसे कोई नाम, नंबर, शब्द वगैरह सेल के अंदर दिखता है, ना कि नेम बॉक्स में। लिंक जो होता है, जो सेल में, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ, जो सेल में लिखा गया कंटेंट होता है वो फार्मूला बार में दिखता है। ओके, किस में दिखता है? किसी सेल में लिखा हुआ डाटा फार्मूला बॉक्स में दिखता है। ओके, फार्मूला बार में दिखता है। नेक्स्ट लिंक क्या होता है? लिंक का मतलब होता है कि हाइपर लिंक। यदि किसी सेल में लिंक है वह सेल के अंदर दिखेगा कि कौन से नेम बॉक्स में नहीं है। किसी सेल में लिंक है तो वह सेल के अंदर दिखेगा लेकिन नेम बॉक्स में नहीं। ओके, नेक्स्ट है नियंत्रण कंट्रोल। ये कंट्रोल MS एक्सेल को नेम बॉक्स से कोई संबंध नहीं होता है, यह सिर्फ एक्टिव सेल और एड्रेस को बताने का काम करते हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 फंक्शन नहीं है। 2019 का फंक्शन नहीं है तो क्या नहीं है? मिनिमम नहीं है, मैक्स नहीं है, सम नहीं है, अल्ट नहीं है। ओके, 2019 का क्या नहीं है भैया? तो देखो, मेन एक एक्सेल फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? एक्सेल फंक्शन होता है। एक्सेल फंक्शन है ना। इसमें मिनिमम किया जाता है, मिनिमम परिणाम निकाला जाता है। मैक्सिमम में होता है मैक्सिमम परिणाम निकाला जाता है। और सम में होता है कि सभी संख्या को 10, 15, 20 आदि को जोड़ दो तो आंसर हो जाएगा 45। तो ये सम हो गया। अल्ट क्या होता है? अल्ट जो होता है कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार का फंक्शन नहीं है। अल्ट वास्तव में कीबोर्ड की है जिसका शॉर्टकट कमांड चलाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग शॉर्टकट कमांड्स को चलाने के लिए किया जाता है। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट। भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 का फंक्शन नहीं है तो क्या नहीं है? अल्ट नहीं है, सॉरी अल्ट नहीं है। ओके, इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बारकोड है जो किताबों के कवर पर ISBN नंबर को एनकोड करने के लिए लोकप्रिय रूप से इस्तेमाल किया। तो बारकोड है जो किताबों के कवर पर ISBN नंबर को एनकोड करने के लिए लोकप्रिय रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास पहला दिया UPC। ओके, UPC क्या होता है? यूनिफॉर्म प्रोडक्ट कोड। UPC बारकोड मुख्य रूप से रिटेल प्रोडक्ट्स जैसे ग्रॉसरी, इलेक्ट्रॉन आदि पर उपयोग किया जाता है। कहाँ उपयोग किया जाता है? रिटेल प्रोडक्ट्स में। रिटेल प्रोडक्ट्स में। कोड 39 क्या होता है? कोड 39 भी बारकोड की तरह है। यह इंडस्ट्री और मल्टी सेक्टर में उपयोग में लाया जाता है। यह अक्षरों संख्या दोनों को इनपुट किया जा सकता है। इसके माध्यम से देखो, कोड 39 के माध्यम से अक्षरों संख्या दोनों को इनपुट किया जा सकता है, पर इसे किताबों में उपयोग नहीं होता भाई। नेक्स्ट है पोस्टनेट।
पोस्टनेट एक बारकोड मुख्य रूप से यूएस पोर्टल सर्विस, यूएस पोस्टल सर्विस में सामान लाने ले जाने के लिए पोस्टनेट का ही उपयोग किया जाता है। सॉरी, पोस्टनेट बारकोड का मुख्य रूप से अमेरिकी डाक सेवा द्वारा मेल सॉर्टिंग के लिए उपयोग में किया जाता है। इस वक्त किताबों से कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है बुकलेट। बुकलेट EAN बारकोड विशेष रूप से किताबों के लिए बनाया जाता है। ये जो है बुकलेट EAN बारकोड विशेषकर किताबों के लिए बनाया जाता है। और यह किताब ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर को एनकोड करता है। जब आप किसी किताब का कवर देखते हैं तो जो बारकोड ISBN के साथ दिखता है वो बुकलेट EAN ही होता है। ओके, सो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, फेसबुक का विकास डेवलपमेंट किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आज तो छोटा छोटा बच्चा जानते दोस्तों कि फेसबुक का विकास किसने किया, मार्क जुकरबर्ग ने किया है। तो मार्क जुकरबर्ग के बारे में जानते हैं। फेसबुक की शुरुआत मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में अपने कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर किया था। कब किया था इन्हें, 2004 में। और इसका नाम द फेसबुक था। शुरू में क्या नाम था इसका, द फेसबुक, द फेसबुक नाम था। ओके, और अगर हम जॉन नेपियर की बात करते हैं, जॉन नेपियर कौन है, जॉन नेपियर एक मैथमेटिशियन है और इन्होंने लॉगरिथम गणित की खोज की, लघुगणक की खोज की है। इसने जॉन नेपियर ने लॉगरिथम की खोज की है। ओके, ब्लेस पास्कल जी की बात करें, ब्लेस पास्कल एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने पास्क लाइन नामक एक गणना मशीन बनाई थी, जो मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था। इसका भी संबंध फेसबुक से नहीं है। और जो इवान विलियम है, इवान विलियम एक इंटरनेट इंटरप्रेन्योर है और इन्होंने ट्विटर ब्लॉगर के निर्माण में योगदान दिया है। इनका भी संबंध फेसबुक से नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन कितनी कंपनियों से मिलकर बनी। क्योंकि प्रारंभ में जब ये ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन कंपनी में 7 कंपनियां थी, इसमें अभी वर्तमान में 9 कंपनियां हैं दोस्तों। इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नेचर किसे दर्शाता है। डिजिटल सिग्नेचर किसे दर्शाता है। तो ऑप्शन क्या है, वह प्रक्रिया जो है निश्चित करती है कि संदेश की सामग्री ट्रांसमिशन को भेजने के दौरान बदली नहीं गई है। वह दूसरा ऑप्शन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें 2 डिवाइस आपस में संचार की शुरुआत करते हैं। ऐसा हमला जिसका उद्देश्य किसी मशीन या नेटवर्क को बंद करना होता है। ऐसा प्रमाण पत्र जो उपयोगकर्ता हो को किसी संस्था से जोड़ता हो। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, देखो क्या डिजिटल सिग्नेचर करता है। ओके, वह प्रक्रिया जो सुनिश्चित करती है कि संदेश की सामग्री ट्रांसमिशन भेजने के दौरान बदली नहीं गई है। ओके, भाई संदेश भेजा गया, उसमें के बीच में किसी ने भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया, वही डिजिटल सिग्नेचर बताता है। इसका और अगली क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें 2 डिवाइस आपस में संचार की शुरुआत करते हैं। तो इसको बोलते हैं हैंड शेकिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, हैंड शेकिंग प्रोसेस। हैंड शेकिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऐसा हमला जिसका उद्देश्य किसी मशीन या नेटवर्क को बंद करने के लिए करते थे, इसको बोलते हैं DOS अटैक, डॉस अटैक। क्या बोलते हैं, डॉस अटैक। ओके, मतलब क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा हमला जिसका उद्देश्य किसी मशीन या नेटवर्क को बंद कर देना है, तो वो होता है डॉस अटैक, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ओके, यह डिजिटल सिग्नेचर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट ऐसा हमला जिसका उद्देश्य किसी मशीन या नेटवर्क को बंद कर देना हो, सॉरी ऐसा हमला होगा। ठीक है, ऐसा प्रमाण पत्र जो उपयोग किसी संस्थान में जोड़ता हो, या डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, SSL सर्टिफिकेट कहलाता है, उपयोगकर्ता की पहचान को इस संस्था से जोड़ता है। ओके, लेकिन यह डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा वह प्रक्रिया जो सुनिश्चित करती है कि सामग्री ट्रांसमिशन के दौरान बदली नहीं गई है। यही सही आंसर होगा दोस्तों। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने कंप्यूटर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण MCQ सीखे, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न और उनके उत्तर अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों।
अब आपकी तैयारी पहले से और मजबूत होगी। अगर आप वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।